Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. And this video I will explain product life cycle. मैं आपको product life cycle के जितने भी phase होते हैं सबको one by one समझाऊंगा. But before I start the video, अगर अब तक आपने MS tutorial को सब्सक्राइब नहीं किया है तो make sure you subscribe it and also click on the bell icon. Here I will regularly upload the videos on the subjects related to mechanical engineering that will be beneficial for your university exams and also for the competitive exam related to mechanical. So अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है क्या है. जब भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस प्रोडक्ट का एक लाइफ होता है. इट मीन्स प्रोडक्ट का बॉर्न से लेके प्रोडक्ट के ख़त्म होने तक के बीच का जो टाइम होता है उस पूरे को हम प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बोलते हैं. ओके. और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम प्रोडक्ट के सेल्स और प्रॉफिट के बारे में स्टडी करते हैं. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द कोर्स दैट अ प्रोडक्ट सेल एंड प्रॉफिट टेक्स ओवर द लाइफ टाइम. मतलब इस प्रोडक्ट के पूरे लाइफ टाइम में इसका सेल्स कितना रहा और प्रॉफिट कितना रहा इसके बारे में स्टडी करते हैं. इट शोज द स्टेजेस दैट प्रोडक्ट गो थ्रू फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिक्लाइन फ्रॉम द मार्केट. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बॉर्न होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे सेल होता है और कैसे उसका डिक्लाइन होता है. इट डिटरमाइन रेवेन्यू अर्न एंड द कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से हमें ये भी पता है कि हमें कितना रेवेन्यू अर्न होगा और हमें आगे फ्यूचर के लिए अपने आने वाले प्रोडक्ट्स के या फिर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या मार्केट प्लानिंग करना पड़ेगा. It helps firms to identify when a product needs support, redesign or withdraw. Now किसी भी प्रोडक्ट का PLC से हमें ये भी पता चलता है कि प्रोडक्ट को कब आपको प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है, कब उसमें कुछ आपको एडवर्टीजमेंट करने की कब आपको ज़रूरत है, कब उसको आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, कब या तो फिर प्रोडक्ट आपका नहीं चल रहा है तो उसको विड्रॉल कब करेंगे, ये सब कुछ भी हमें पता चलता है. It also helps the planning for new product development and also help in forecasting and managing cash flow. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है हमारा वो इसमें भी हेल्प करता है कि अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो आप पिछले वाले प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट का डिमांड क्या है, या तो फिर आप फोरकास्ट कर सकते हो. मीन्स आप कोई भविष्यवाणी कर सकते हो नए प्रोडक्ट डिमांड से रिलेटेड, और आप अपना कैश फ्लो भी मैनेज कर सकते हो. तो ये था हमारा कंप्लीट कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं और इससे हमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है. अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या फेजेज इन्वॉल्व होते हैं. ओके. यहाँ पे मैंने एक प्लॉट बनाया है जो कि सेल्स एंड प्रॉफिट एंड टाइम के बीच में है, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेल और प्रॉफिट जो है टाइम के साथ साथ वेरी करता है किसी भी प्रोडक्ट का. मोस्टली इसमें 4 ही फेज होते हैं, बट कहीं कहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा फेज भी देखने को मिलेगा. तो मैंने यहाँ पे 5 फेज को लेके समझाया हुआ है. तो सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारा है सेल का प्लॉट है और ये जो है प्रॉफिट का प्लॉट है. इट मीन्स टाइम के साथ जो हमारा सेल है वो कैसे वेरी हो रहा है, और ये जो प्लॉट है टाइम के साथ हमारा प्रॉफिट कैसे वेरी हो रहा है पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में. यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है. तो प्रोडक्ट जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, इस टाइम से होगा, और सबसे पहला जो फेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज होता है. मतलब इसमें हम प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करते हैं ना. किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल का सबसे जो पहला जो इनिशियल स्टेज होता है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है. एंड देन फिर प्रोडक्ट को हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं. देन फिर प्रोडक्ट धीरे धीरे हमारा ग्रोथ होता है एंड देन हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी गेन करता है एंड आफ्टर दैट उसका डिक्लाइन स्टार्ट होता है एंड आफ्टर सम टाइम हमारा प्रोडक्ट एंड हो जाता है. तो ये टोटल 5 फेजेज है. पहला फेज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दूसरा इंट्रोडक्शन, तीसरा ग्रोथ, चौथा मैच्योरिटी और पांचवा डिक्लाइन. अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हो इंट्रोडक्शन में जो है हमारा सेल्स मतलब बिकना, जो इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ अभी इंट्रोड्यूस ही किया है तो उस केस में हमारा सेल्स थोड़ा सा बढ़ता है. ओके. एंड आफ्टर दैट ग्रोथ फेज आता है जिसमें कि सेल हमारा एकदम बिल्कुल साफ बढ़ता है और एकदम बूम पे आ जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम मैच्योरिटी फेज में जैसे ही इंटर करता है ये हाईएस्ट पीक पे होता है. यहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा होता है, मतलब इसमें जो है प्रॉफिट भी देखो सबसे ज़्यादा होगा.
बट यहाँ पे देखो सेल कम था तो प्रॉफिट थोड़ा कम था। इस केस में प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है बिकॉज यहाँ पे सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है, यहाँ से हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो मैच्योरिटी पे आने के बाद जो है प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्ट का जो सेल है वो घटने लगता है और हमारा प्रॉफिट भी धीरे धीरे घटने लगता है। एंड आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट एंड हो जाता है और हमारा प्रॉफिट भी स्टॉप हो जाता है। अब इसी सारे फेज को मैंने वन बाय वन अच्छे से डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं वन बाय वन समझाता हूँ कि एवरी फेज में हम क्या क्या करते हैं और सारे फेज में प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेज आते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेके हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला फेज देखते हैं, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट था उसमें हम आइडिया जनरेट करते हैं। मीन्स जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे, हम हमारे प्रोडक्ट का आइडिया क्या है, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर हमें आइडिया पता चल गया तो फिर हम मार्केट में सर्वे करते हैं, पता करते हैं कि क्या इसका रिक्वायरमेंट है भी, कैन इट बी प्रोड्यूस्ड एट द प्रॉफिट, क्या हमें ये इससे प्रॉफिट मिलेगा भी। एंड आफ्टर मार्केट सर्वे हम जो है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और उसको रिफाइन करते हैं। मीन्स हम अपने आइडिया में थोड़ा और क्लियरिटी लेके आते हैं। उसके बाद हम मार्केटिंग को टेस्ट करते हैं। मीन्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट देखते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर चल रहा है उस प्रोडक्ट का। यहाँ पे वही है कि एनालिसिस द टेस्ट मार्केटिंग। एंड देन हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में प्रिपरेशन करते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उसका पब्लिसिटी कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन क्या चलाएंगे, एड्स कैसे डालेंगे। तो ये कंप्लीट होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज का। सेकेंड फेज है हमारा इंट्रोडक्शन फेज। इस फेज में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। इस फेज में हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है हो सकता है अगर नया प्रोडक्ट भी हो सकता है पुराना ही प्रोडक्ट हो, बट हम उसमें थोड़ा सा रीडिजाइन करके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस वाले जो फेज में होगा आपका डिमांड स्टार्ट होगा, तो इस केस में आपका डिमांड जो है वो लो होगा और आपको इस वाले फेज में जो है एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें प्रमोशन की जरूरत पड़ती है ताकि आपके प्रोडक्ट का रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। एंड इन दिस फेज वी ऑल्सो मॉनिटर द इनिशियल सेल। हम स्टार्टिंग का सेल को मॉनिटर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट जो फेज आता है वो फेज आता है ग्रोथ फेज। इस फेज में हमारे प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो शार्पली इंक्रीज होता है। टाइम टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एज वेल एज सर्विस। अब चूंकि हमारा जो सेल्स है वो शार्पली इंक्रीज होता है तो हमारा जो कंपनी है उसका इफ़िशियंसी को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है इस फेज में। इस फेज में जो है अवेलेबिलिटी और सर्विस रेट जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हमारा सेल्स जो है वो पीक पे है, वो ड्रास्टिकली यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अगर हम इफ़िशियंसी नहीं बढ़ाएंगे, सर्विस नहीं बढ़ाएंगे तो कस्टमर में भी अपना माइंड चेंज कर सकता है, ओके। नेक्स्ट है इस फेज में हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कॉस्ट जो है वो हमारा इफ़िशियंट है या नहीं। हम अपने मार्केट में जो सेम प्रोडक्ट के कंपटीटर है उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा जो प्राइस है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, या तो फिर कोई डिस्काउंट पॉलिसी लॉन्च करें या नहीं करें। मेजर फैक्टर इज गेनिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस। मतलब इस फेज में हम वो सब कुछ करते हैं जो कि हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इन द फेज इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस। इस फेज में हम जो भी हमारा कंज्यूमर है, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, हम उसको अवेयर करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, या तो फिर अगर कोई डिस्काउंट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में। सेल ग्रोथ रेट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ लिमिटेड और नो कंपटीशन। इस फेज में जो है अगर हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है तो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, इस वजह से हमारा जो रेट है ग्रोथ का, सेल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। और साथ ही साथ इस फेज में हमारा रेवेन्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा मैच्योरिटी फेज। इस फेज में हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न होता है, जितना भी हमने अब तक इन्वेस्ट किया सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें इसी फेज में होता है। इस फेज में जो है हमारा सेल्स होता है वो पीक पे होता है, मतलब मैक्सिमम पे होता है। बट आफ्टर दैट थोड़ी देर के बाद हो सकता है अगर आपने सही से मेंटेन नहीं किया तो इस फेज में डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। इस फेज में जो हमारा रेशियो ऑफ रेवेन्यू होता है पर कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब इस फेज में हमें खर्च कम करना पड़ता है और रेवेन्यू जो है हमें वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट यस आफ्टर सम टाइम द मैच्योरिटी, अगर हमने अपने प्रोडक्ट का सही से टेक केयर नहीं किया, अगर हमने अपने कंपटीटर्स पे ध्यान नहीं दिया या फिर प्रोडक्ट के फंक्शन पे, परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि हमारा सेल्स जो है वो डाउन होने लगे। कंपटीशन इज लाइकली टू बी ग्रेटर।
अब चूंकि हम मार्केट में इतने टाइम से है, तो जो हमारा कंपटीटर है वो हमारे प्रोडक्ट के फंक्शन और जो खूबियां होगा उसको देख के, उसको परख के अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो इसमें इससे क्या होगा कि जो मार्केट में होगा इस फेज में जो है मार्केट में ढेर सारे आपको कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। सो इस फेज में ज़्यादा देर तक टिके रहने के लिए, ज़्यादा देर तक किसी भी प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैच्योरिटी फेज में कितनी ज़्यादा देर तक वो है। जितना ज़्यादा तक मैच्योरिटी फेज में रहेगा उतना ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट से हमें रेवेन्यू होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस फेज में हमें ज़रूरत होता है कि मार्केट को मॉनिटर करें अच्छे से और नए नए प्लान्स बनाएं। हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो रिडिज़ाइन करें प्रोडक्ट को, या तो फिर डिस्काउंट दें, या तो फिर अपने फंक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट लाए। तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करता रहना पड़ेगा जिससे कि आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज में बना रहे। नेक्स्ट फेज होता है डिक्लाइन फेज, जो कि हमारा लास्ट फेज होता है। इस केस में जो है हमारा जो भी कंपटीटर है वो हमारे प्रोडक्ट का बेंचमार्किंग करके अपना बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है, जिस या तो फिर हो सकता है उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट रिड्यूस्ड हो, या तो फिर उसके प्रोडक्ट में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो आपके प्रोडक्ट से कंपेयर में। सो सेल जो है फाइनली आपका इस फेज में आके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केटिंग कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो राइज हो जाएगा। मीन्स अगर इस फेज में आप मार्केटिंग करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा। Decision to withdraw may be dependent on availability of new product and whether fashion trend will come around again। इसका मतलब ये है कि अब चूंकि आपका डिक्लाइन फेज में आपका प्रोडक्ट है, तो अब आपको प्रोडक्ट विदड्रॉ करना चाहिए या तो फिर मार्केट का ट्रेंड समझ के आपको कुछ चेंजेस करने चाहिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका डिक्लाइन फेज पे। तो ये था कंप्लीट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसके सारे फेजेस, किसमें क्या होता है, कौन से फेज का क्या सिग्निफिकेंट है, वो सब कुछ। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिगार्डेड तो आप कमेंट में मेंशन करें। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच। गुड लक।